नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं व्याकरण का एक नया वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। संधि। संधि जिसका अर्थ होता है व्याकरण से संबंधित क्या? जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो क्या जोड़ना? ध्वनियों को, या अगर हम इसकी परिभाषा समझें तो दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहा जाता है। तो यहाँ हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो संधि की परिभाषा दो वर्णों ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। अब जो संधि है उसके तीन भेद होते हैं। तो क्या है ये भेद? ये है, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को आज इस वीडियो में हम समझेंगे, बाकी की दो संधियां जो है वो अगले वीडियो में समझी जाएंगी। अच्छा, स्वर संधि में भी हम आज दीर्घ संधि और गुण संधि को समझेंगे। तो दीर्घ संधि, पहला स्वर संधि जो है इसके भी 5 भेद माने गए हैं। इसके भी 5 भेद होते हैं। तो एक है, पहला जो भेद है वह है दीर्घ संधि। दूसरा इसका भेद है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। और पांचवा है अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज अभी जो हम पहला जो है दीर्घ संधि है। अच्छा, इन संधियों को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि का नाम से ही हमको पता चलता है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है। तो हम इन संधियों को समझेंगे। उससे पहले इनके उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। तो स्वर संधि, इनको कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे यहां पर शिव आलय, जैसे महा ईश। पहली बात तो ये कि कोई भी व्यंजन होता है उसमें स्वर तो अवश्य ही होता ही है। बिना स्वर के, या ऐसे कहें कि वर्णमाला में बिना अ के कोई भी व्यंजन जो है वह पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जब हम व बोलते हैं तो यहाँ पर जो ध्वनि आ रही है वह कौन सी आ रही है? अ की, है ना? अ। और यहाँ पर स्वयं आ लिखा हुआ ही है। तो जब हम इसको, तो यहाँ पे देखिए ये स्वर है और ये भी स्वर है। तो यहाँ पर ये जो शब्द बनेगा वह होगा शिवालय।
ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, आ है ना, तो ये स्वर है, और यहाँ पर स्वयं ई जो स्वर है वह लिखा हुआ ही है। तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा और नया शब्द जो हमारे सामने आएगा वह होगा महेश। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार, उनके मेल से बदलने वाला, बदलकर नया शब्द जो आएगा वह होगा स्वर संधि के तहत। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि जो है वो आप उदाहरण के जरिए समझेंगे किस तरह से। देखिए यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख रही हूं, जैसे तथा, अपि, ठीक है, ये हुआ, फिर हुआ मही, इंद्र, फिर एक हुआ सिंधु, ऊर्मी। अब देखिए इनसे जो शब्द बनेगा, अब इनको हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने से पहले हम देखते हैं कि इनमें जो सूत्र है वो क्या है। तो इसमें आप ये देखिए कि ये जो है कौन सा स्वर है, आ, मात्रा आ की है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आ। लिखने का जरूरत नहीं है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर समझने के लिए कि यहाँ पर आ है और यहाँ पर जो पहला स्वर है वह अ है। और इनसे जो शब्द बनेगा, जो आएगा शब्द वह होगा तथापि, ठीक है। और इसी तरह से इन दोनों में, यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ई स्वर है ना, मात्रा ई की है, और यहाँ पर ई, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, हाँ, यहाँ पर मात्रा जो है वह ई की है और स्वयं यहाँ पर ई लिखा हुआ है, पर और इससे जो नया शब्द आएगा वह क्या होगा, महेंद्र। फिर इसके बाद में दूसरा वाला, यहाँ पर हम देखते हैं ऊ की मात्रा है, तो स्वर, इसका मतलब ये स्वर संधि है, ऊ है यहाँ पर, और यहाँ पर स्वयं ऊ लिखा गया है। दोनों को मिलाने से क्या होगा, ऊ ही बनेगा। तो मात्रा जो होगी वह किसकी लगेगी, ऊ की ही लगेगी। यहाँ पर सिंधूर्मी, इस तरह से शब्द निकलकर आएगा। अब इसकी दीर्घ संधि की संकल्पना को समझ। यहाँ पर जो तथा शब्द है वह पहला वर्ण है, पहला पद है, और उसका जो अंतिम वर्ण है कौन सा है, था, ठीक है। और जो दूसरा शब्द है, बाद वाला जो शब्द है वह कौन सा है, अपि, है ना। अपि का जो पहला वर्ण है क्या है, अ। यदि अ या आ है, पहले शब्द का जो वर्ण है वह क्या है, लास्ट में क्या है, अ या आ है, और बाद वाले शब्द का अंतिम पद का प्रथम वर्ण अ या आ है, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ई का भी कॉन्सेप्ट यही है, क्या, कि यदि पहला जो पद है उसका अंतिम वर्ण जो है, यदि ई या ई है, और अंतिम पद जिसका पहला वर्ण यदि ई या ई है, तो वह ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
इसी तरह से तीसरा जो सूत्र है वह क्या है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ या ऊ है और अंतिम पद का बाद वाले शब्द का प्रथम पद ऊ है या ऊ है तो वह क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। दीर्घ दीर्घ स्वरों को वहां पर स्थान मिल जाएगा। तो अब इसमें जो सूत्र लगेंगे उसको आप लिख लेंगे। अ या आ में जोड़ने से यदि अ है तो भी क्या होगा? आ होगा, और आ है तो भी क्या होगा? आ हो जाएगा। पहले प्रकार से समझना है तो यहां पर देखिए अ में अ जोड़ने से भी आ होगा और अ में आ जोड़ देने से भी आ होगा। और यहां पर आ स्वर में अ जोड़ देने से भी आ बनेगा और आ शब्द स्वर में आ जोड़ देने से भी आ ही बनेगा। इसका मतलब ओवरऑल आ ही रहेगा। दीर्घ संधि में ओवरऑल आ ही रहेगा। इसीलिए इनको समान स्वर संधि भी कहा जाता है, सवर्ण संधि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सामने जो भी स्वर हैं अ, ई, उ, इनके सामने इनके पेरिंग वाले वर्ड ही, इनके पेरिंग वाले शब्द नहीं, इनके पेरिंग वाले वर्ण ही आते हैं। तो यहाँ पर समान स्वर होंगे और दीर्घ संधि यहाँ पर यानी कि आ अपना यहाँ पर राज कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो अगला है वह क्या है? वह भी इसी तरह से है। ई, यदि ई पहले शब्द में है और बाद वाले में भी ई है तो वो क्या हो जाएगा? ई। ई अगर पहले वर्ण में है और बाद में जो ई अगर है तो वो भी क्या हो जाएगा? ई। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर बड़ी ई छोटी ई नहीं कहूंगी, क्योंकि ये जो बड़ी ई छोटी ई अगर कह देते हैं ना तो इसमें फिर बाद में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जो सीख रहे होते हैं उनको, क्योंकि बड़ा छोटा कोई वर्ण नहीं होता है। इनको हमको उच्चारण इसी तरह से करना है, ई ई। तो अब यहाँ पर देखिए ई और ई यदि हुआ तो भी ई ही होगा, और उसके बाद में यदि यहाँ पर ई है और इस तरफ यानी कि बाद वाले में ई है तो स्वयं ही वहां पर ई हो जाएगा। और यहाँ देखिए यदि यहाँ पर ई है और इधर ई है तो यहाँ पर भी ई ही होगा। जैसे महेंद्र है ना, जैसे इसके उदाहरण हम कुछ दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मही तो यहाँ क्या है? ई। इंद्र तो यहाँ क्या है? ई। बनेगा क्या? महींद्र। तो शब्द में जो मात्रा में बदलाव आया वह क्या आया? ई का। ठीक है, इसी तरह से परी, इच्छा, तो यहां पर क्या है? ई, और इधर क्या है? ई, और जो शब्द निकल कर आया वो क्या होगा? परीक्षा, है ना। और इसका मतलब यहाँ पे जो बदलाव आया मात्रा में वो क्या हुआ? ई की मात्रा। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से ऊ जो स्वर है उसमें भी वही सूत्र है। यदि
प्रथम पद में उ है या फिर ऊ है, तो और अंतिम पद में प्रथम वर्ण यदि उ या ऊ है तो वहां पर क्या होगा? ऊ। जैसे सिंधु, ऊर्मी, यहां देखिए यहाँ पे जो स्वर है वह कौन सा है? ऊ। और इधर कौन सा है स्वर? स्वयं कौन सा लिखा हुआ है? ऊ। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वह क्या होगा? सिंधूर्मी। तो यहाँ पर मात्रा जो आई वह किसकी आई? ऊ की आई ना। इसी तरह से ये शब्द ये यहाँ पर बदल जाएगा। इसी तरह से भू ऊष्मा, भूष्मा, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे क्या है? ऊ। और यहाँ पर भी ऊ, बदला हुआ शब्द भी ऊ। तो दीर्घ संधि में समान स्वर होते हैं और बदलकर वो स्वर जो है वो दीर्घ स्वरों में बदल जाते हैं। अ होने से अ जोड़ अ होगा तो भी आ होगा, और अ या आ के आगे यदि समान स्वर हैं, अ या आ है, तो उन आ हो जाता है। इसी तरह से ई में ई या ई के सामने समान स्वर हैं यानी कि सवर्ण है स्वर, जैसे ई या ई ही है तो वहां पर ई हो जाएगा। इसी तरह से उ या ऊ के सामने भी उ या ऊ है तो उनका भी जो स्वर बदल के आएगा वो भी ऊ हो जाएगा। तो ये है दीर्घ संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब मात्रा जो है वह बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, उसमें मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इसका जो नियम होगा वो इस प्रकार से होगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि अ या आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ए या ए हो तो ए हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से ये हुआ पहला नियम। और दूसरा जो नियम होगा वह होगा यदि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह अ या आ हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण यदि ओ या आ हो तो वह क्या हो जाएगा? आओ, यानी कि मात्रा बढ़ जाएगी। अब इसको उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। पहले वाले सूत्र के हिसाब से क्या कि शब्द लेते हैं वसुधा, वसुधा और एव। अब इसको बदलेंगे शब्द को, क्या बनेगा? वसुधैव। वसुधैव। अब इसमें कॉन्सेप्ट फिर से समझना है कि यदि पहला पद उसका अंतिम वर्ण, पहला पद कौन सा हुआ? पहला यानी प्रथम पद यानी ये पहला, पहले का अंतिम वर्ण यानी कि ये अंतिम यानी लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या है? आ है ना। और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, अंतिम पद यानी कि दूसरा वाला जो पद है उसका प्रथम वर्ण यानी कि ये क्या है? यहाँ पर ए बनेगा क्या? ए। यहां देखिए ना, यहां पर विकार उत्पन्न हुआ और ए बन गया, तो वसुधा ए वसुधैव। इसी तरह से जो दूसरा वाला है ना उसको भी हम समझते हैं क्या? जल औषधि। तो यहाँ पर प्रथम पद है, प्रथम पद में अंतिम वर्ण अ है और
अंतिम पद है उसका प्रथम वर्ण अ है, तो क्या बनेगा आओ। और ये जो शब्द हमारे सामने निकल के आएगा वह क्या होगा, वह होगा जलौषधि। इसी तरह से महा औषधि, महौषधि। इसी तरह से और अगर हम शब्द लें तो एक एक, एक इस तरह से। तो ये हुआ वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के और कई उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। एक एक, एक एक, महा औषधि, महौषधि, ज्ञान ऐश्वर्य, ज्ञानेश्वर्य। तो इस तरह से हमने समझा स्वर संधि के दो प्रकार। कौन से स्वर संधि के दो प्रकारों में दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। ये दो संधियों को हम लोगों ने आज समझा है। आशा है आपको ये दोनों संधियां, दोनों स्वर संधियां समझ में आई होंगी। और यदि समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद।